नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मानसून का हम चैप्टर कर रहे थे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन नवी के इस पाठ में मानसून के 2 या 3 संकल्पनाएं दे रखी हैं। उन संकल्पनाओं के पीछे के भाव को जानेंगे। जब हम 11th-12th की ज्योग्राफी साथ में पढ़ेंगे तो हर उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही थॉरोली और स्टडी कर लेंगे। लेकिन देखो, इसमें से 80-90% का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मानसून कल हमने देखा था और जहां हमने छोड़ा उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि भैया एक कोई की पॉइंट है जिस पर सारे मानसून की आप व्याख्या कर सकते हैं। वो क्या है? हाई प्रेशर और लो प्रेशर। यदि हाई प्रेशर लो प्रेशर की आपको गणित समझ में आ गई तो मानसून आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये स्थापित तथ्य है कि जितनी भी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी हम मानसून को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, चाहे जेट धारा की संकल्पना हो, चाहे ITCZ की संकल्पना हो, चाहे अल नैनो, चाहे ला नैनो का इफेक्ट हो, सब हम क्या करते हैं, उसमें फुल प्रूफ हम 100% नहीं कह सकते कि साहब ये प्रूवन फैक्ट है। ये अभी तक मानसून की वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई संकल्पनाओं के बारे में स्थापित राय है। अब हम देख लेते हैं भारतीय मानसून। हाँ, आप सभी जानते हैं भारत की जलवायु क्या है? मानसूनी प्रकार की है। मानसूनी प्रकार से तात्पर्य क्या है कि भैया साल भर हमारे यहाँ पर जो वायु की पवनों की दिशा होती है वो मानसूनी प्रकार की रहती है। कैसे? 6 महीने तो भैया मानसून की पवनें भारत में आती है और 6 महीने वापस जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ की जलवायु को हम क्या बोलते हैं? मानसूनी जलवायु बोलते हैं। और यदि आपके पास ऑप्शन में आ जाए कि भारत की जलवायु कैसी है तो क्या बोलेंगे आप? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगर ऑप्शन पूछ लिया जाए कि निम्न में से बताइए भारत की जलवायु किस प्रकार की है, आप क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो, भारत आप देखोगे उष्णकटिबंध क्षेत्र में आ रहा है और यहाँ पर जो जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय जलवायु होगी। और किस प्रकार की है? मानसूनी जलवायु है। हमारे भारत के मानसून का प्रभाव के बारे में ये चैप्टर कहता है कि देखो साहब, जो इसका प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। अगेन, हर लाइन में आपको बड़ा प्यारा प्रश्न मिलेगा। यदि आपका प्रश्न आ जाता है कि ये बताइए कि मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में रहता है, तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन आ गया, सपोज करो 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण है, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण है, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तर क्या आप करके आना? 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण करके आना। इसको एक बार देख भी लीजिए। ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में अपनी जो विषुवत रेखा निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है? ये बीच में से निकल रही है, यहाँ से एग्जैक्ट सेंटर में से निकल रही है। ये पॉइंट कौन सा हो गया? 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री। और इसके बीच का जो एरिया होगा ये क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंधीय एरिया कहलाएगा। अधिकांश भारत हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लेकिन प्रभु ने हमारे पर बड़ी, भारत देश में बड़ी कृपा कर रखी है कि हमारे यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है, जिसके कारण से हमारे यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो जलवायु की तत्व होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। इसको और एक बार अध्ययन कर लीजिए। ये अपना 0 डिग्री हो गया विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। हमारे में मानसून के लिए क्या कह रहे हैं कि 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के मध्य में हमें मानसून देखने को मिलता है। समझ गए? और ये कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी टिल्टेड है। समझ गए ना? टिल्टेड होने की वजह से आपको पृथ्वी का जो ये जितनी भी काल्पनिक रेखाएं दिख रही हैं, ऊपर उठी हुई दिख रही हैं। समझ गए? ये अपने पृथ्वी का एक्सिस है और कितने डिग्री एक्सिस पे झुकी हुई है। और आप सभी जानते हैं कि हमारी जो प्यारी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर है ना? अब एक एक संकल्पना को समझते चलेंगे। इन्होंने अब स द य 5 संकल्पनाएं दे रखी हैं। देखो क्या है, बेसिकली जब आप देखते हो कि मानसून की व्याख्या करने के लिए तो कई बार प्रश्न आता है PCS में और UPSC में भी, भैया जो परंपरागत संकल्पना है उसके बारे में बताइए। परंपरागत संकल्पना क्या कहती है? वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर कहती है। और ये कैसे बन रहा है ये बताती है। हाई प्रेशर कहाँ बनेगा? जहाँ पर भैया गर्मी होगी। लो प्रेशर कहाँ पर बनेगा? जहाँ पर ठंडी होगी।
ये मोटा मोटा हमारा परंपरागत संकल्पना कहती है। अब उसी के अंतर्गत ये 3-4 संकल्पना और दे रखी है, जैसे कि जेट धाराएं वाली, ITCZ वाली, एक ला नीनो अल नीनो भी कॉन्सेप्ट चलता है। इन सभी को हम एक बार देख लेते हैं। बोलता है इसमें कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो निम्न दाब कब बनेगा, बड़ी सरल सी बात है। देखो लो प्रेशर हाई प्रेशर यही की फैक्टर है, ये समझ में आ गया ना। बाकी पूरा मानसून आपको समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी में 30 to 40% कॉन्सेप्ट आप इसी से कर जाओगे। अगर निम्न दाब की बात कर रहा है तो समझ जाना कि भैया वहाँ पे गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ने से जो वायु है वो ऊपर उठ गई, उसकी वजह से वहाँ पे एक वैक्यूम हो गया और क्या हो गया, निम्न दाब बन गया। और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बरसात या वर्षा का मौसम कब चालू होता है, गर्मी के बाद चालू होता है, समझ गए, जेठ के बाद चालू होता है। और जेठ में बहुत गर्मी पड़ती है हमारे भारत में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वैक्यूम निम्न दाब बन जाता है। और हमारे अरब सागर में आप क्या देखते हैं, हाई प्रेशर की वजह से वहाँ से जो पवनें भारत की ओर बढ़ती हैं और विषुवत रेखा पार करने के बाद दाहिनी ओर टर्न कर जाती है कोरियोलिस प्रभाव के कारण, और भारत में मानसून का आगमन करती है पश्चिमी तट के माध्यम से। सबसे पहले पश्चिम तट पर हमारी मानसूनी पवनें टकराती हैं, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बना होता है। केवल इतना 4 लाइन में इन्होंने समझा दिया जो परंपरागत संकल्पना है। जो ये पहली संकल्पना है वो ये कहती है कि ये हमारी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है। आप सभी जानते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये नीचे जो होती है हमारी दक्षिण पूर्वी होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपनी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं। ये व्यापारिक पवनें चलती हैं, जैसे ही 0 डिग्री विषुवत रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल, फेरेल के नियम के अनुसार ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। दाहिनी ओर टर्न ले लिया साहब इन्होंने, दाहिनी ओर टर्न ले लिया, टर्न लेके ये साहब हमारे भारत में इन्होंने पश्चिम तट से आगमन कर दिया। और ये चल रही है साहब, ये अरब सागर से भी आती हैं और अपने नीचे अरब सागर से भी आ रही हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में से होते हुए पूरे भारत को अपने मानसूनी प्रभाव में लेती है। लेकिन आ कैसे रही है, बड़ी सिंपल सी बात, यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। सिंपल, लो प्रेशर हाई प्रेशर। लो प्रेशर क्यों बना कि भैया उत्तरी गोलार्ध में सूरज जी हमारे यहाँ पे बड़े जोर शोर से चमक रहे हैं, गर्मी खूब पड़ रही है, गर्मी पड़ने से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और यहाँ पर हाई प्रेशर रहा क्योंकि भैया यहाँ तापमान कम था, क्योंकि जो सूरज देव हैं वो अभी उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। सिंपल, ये अपनी एक साधारण संकल्पना थी जिसके बारे में बता रखा है। इसी को हम दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति इसलिए बोलते हैं, आप सभी जानते हैं भारत को यदि आप दिशा में बांटो, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और साउथ। ये कहाँ से आ रही है, आप देखिए साहब, ये साउथ वेस्ट से अपने जो मानसूनी पवनें आगमन कर रही हैं। दिशा जो होगी उसके अनुसार पवनें बताएंगे, याद करने का चक्कर ही नहीं कि साहब उत्तर पूर्वी है कौन सी है। जहाँ से भी मानसूनी पवनें आ रही हैं वही हम क्या बोलेंगे साहब, मानसून बोलेंगे। तो ये साउथ और वेस्ट, इसीलिए हम क्या इसको बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। 30 डिग्री, देखो स्पष्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये 30 डिग्री साउथ अक्षांश और 35 डिग्री साउथ अक्षांश पर यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, उच्च दाब रहता है, और यहाँ पर अपने लो प्रेशर रहता है। लो प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर से पवनें लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये लिखा हुआ है कि पश्चिम, यहाँ लिखा हुआ है भैया फेरेल के नियम अनुसार क्या करें, विषुवत रेखा को ये पार करती हैं पवनें तो कहाँ, दाहिनी ओर मुड़ जाती है। स्पष्ट है। अगली संकल्पना कह रहे हैं ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में गंगा के मैदान की ओर ये खिसक जाती है और विषुवतीय गर्त बनाती है, जो प्राय विषुवत वर्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के रूप में भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया मानसून गर्त कितने डिग्री अक्षांश के बीच में बनता है, तो आप क्या बताएंगे कि 5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री विषुवत रेखा के मध्य में मानसून गर्त बनता है। एक बार देखिए, मतलब कि अगर 23.5 डिग्री अपना जो भी बना हुआ है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ITCZ में क्या होता है, 5 डिग्री ऊपर खिसक जाता है। क्यों खिसक जाता है अभी देखना। ITCZ बताने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए भैया ITCZ होता क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। देखो कन्वर्ज हो रहा है, दो चीजें मिल रही हैं। ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है।
यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। बस इतना ध्यान रखना, अभी मैं समझा देता हूँ। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर घिसता रहता है। आभासी गति से क्या तात्पर्य? सूर्य जहां जहां मूवमेंट करता है उसको आभासी गति बोलते हैं। तो IITCZ क्या होता है ये देख लो। IITCZ के बारे में 2-3 बातें मैं आपको और बता दूं। फ्लोन करके अपने एक भूगर्भवेत्ता थे, कहाँ के थे साहब? ये जर्मन के थे। इन्होंने ये संकल्पना दी थी IITCZ। इन्होंने क्या बोला था कि देखो साहब, ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये जिस क्षेत्र में मिलती हैं उसको हम IITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस मतलब जहां पर दो चीजें आके मिलती है उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो ये जोन कहाँ पर है? ये देखो साहब, यहाँ पर क्या होता है, ये 0 डिग्री के आप 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे चले जाएंगे नॉर्थ और साउथ में, तो सूर्य देव की कृपा की वजह से यहाँ पर क्या रहता है, अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर जो हाई प्रेशर रहता है उत्तर और दक्षिण में, यह अपने 0 डिग्री जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का क्षेत्र है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण यहाँ की तरफ चलने लग जाते हैं। अभी लो प्रेशर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एक कन्वर्जेंस जोन बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये कन्वर्जेंस है ना, जहाँ दो चीजें मिलती हैं उसको कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। तो ये क्या बोल गया? कन्वर्जेंस जोन बन गया। जर्मन वैज्ञानिक थे फ्लोन, उन्होंने ये संकल्पना दी थी और ये कहा था भैया आपके उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जहां आके मिलती हैं उस कन्वर्जेंस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? IITCZ बोलेंगे। IITCZ शब्दावली जो कह रही है वही इसकी परिभाषा है, इसलिए कतई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, क्लियर? हाई प्रेशर और लो प्रेशर को बस ध्यान रखना। देखो ये साउथ अमेरिका मैप है। कई बार आपने एक प्रश्न देखा होगा सामान्य ज्ञान का कि घोड़े की मुंह की आकृति वाला देश बताइए। वो पेरू, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना, ये ऐसा लग रहा है ना कि घोड़े की मुंह की आकृति हो। इसी पेरू के तट से ये ला निनो और अल निनो इफेक्ट क्रिएट होता है। एक बार मैं आपको समझा दूं इसके बारे में। देखो ये ला निनो है ना, अगर ला निनो इफेक्ट यदि रहता है तो मानसून हमारा अच्छा रहता है, मजबूत मानसून रहता है ये। लेकिन यदि अल नीनो इफेक्ट रहता है तो मानसून हमारा कमजोर रहता है। अब इसको याद कैसे करोगे आप? जैसे ला निनो, ला मतलब लाओ, लाओ मानसून को भारत में लाओ, अच्छी बारिश करो। तो इसको याद कर लेना। यदि एग्जाम में आ जाए कि किस इफेक्ट के कारण या ऐसी किस परिघटना के कारण भारत में मानसून मजबूत रहता है, तो वह इफेक्ट कौन सा रहेगा? ला नीनो रहेगा। और किस परिघटना के कारण भारत में मानसून कमजोर रहता है, वो अल नीनो इफेक्ट रहता है। ये सामान्यतः जो मौसम विज्ञानी है वो ये दलील देते हैं, लेकिन इसके लिए उनसे पूछा जाए ना भैया कोई पक्का प्रूफ बताओ कि यही कारण है क्या, तो उनके पास बताने का कारण नहीं है। लेकिन सामान्य कन्वेंशन में यही चलता है कि भैया अगर अच्छा मानसून रहा तो ला नीनो इफेक्ट के कारण रहा, अगर मानसून कमजोर रहा तो अल नीनो इफेक्ट के कारण रहा। अच्छा ये इफेक्ट होता कैसे, अब ये देख लीजिए। मैं आपको पहले डेफिनेशन बोल लेता हूँ, उससे आपको ध्यान आ जाएगा। ये जो इफेक्ट होता है ये पैसिफिक ओशन में होता है। कहाँ पर होता है? पैसिफिक ओशन में ऑकर होता है। ये है हमारा साहब दक्षिण अमेरिका और ये है हमारा पेरू देश, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सामान्यतः ऐसे बनती है, दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट तापमान सामान्य से अधिक हो जाने पर वायुदाब क्षीण या कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की ताकत जो होती है वो क्षीण हो जाती है। और जिस कारण से क्या होता है, जिस कारण से भारत में मानसून देरी से आता है या कमजोर आता है। अच्छा आपको क्या लाइन लिखनी है, नोट जब भी आप बनाओ तो अल नीनो के नीचे लिख लेना, दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट तापमान सामान्य से अधिक हो जाने पर वायु दाब की परिस्थितियां प्रभावित होती हैं, जिसके अंतर्गत तापमान अधिक हो जाता है और वायु दाब कम हो जाता है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को धक्का देने वाली जो बल है वह क्षीण हो जाता है और परिणाम स्वरूप मानसून में देरी होती है, साथ ही साथ कमजोर मानसून होने की भी संभावना होती है। ये आप नीचे लिख लेना।
अच्छा, अगर ला नीनो में क्या लिखोगे? ला नीनो में वही लिखना है आपको, स्टार्टिंग वहीं से करनी है कि प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट तापमान सामान्य से कम हो जाने की स्थिति में वायुदाब सामान्य से अधिक हो जाता है और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को धक्का देने वाला बल शक्तिशाली हो जाता है। परिणाम स्वरूप मानसून भारत में मजबूत आता है व जल्दी भी आता है। मतलब कि मानसून मजबूत होने व जल्दी आने की संभावना व्यक्त की जाती है। अब ये लिखना, संभावना व्यक्त की जाती है। क्लियर है? अब आपको इन डेफिनेशन से ध्यान में आ गया होगा। देखो क्या होता है, यदि ला नीनो इफेक्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान जो है वह सामान्य से कम हो जाता है और तापमान सामान्य कम होने से क्या होगा, जो एयर प्रेशर है वह बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर कम हो गया तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया। इससे क्या होगा, यहाँ पर भैया हाई प्रेशर जैसे ही बन गया, हाई प्रेशर यहाँ बन गया और हम जानते हैं यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर भी भैया लो प्रेशर है। तो क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर है यहाँ से इसको धक्का देता है, ठीक है ना। जो हमारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं उनको ये धक्का देता है और इस हाई प्रेशर को और मजबूत करता है, जिससे कि ये पवनें अधिक आर्द्रता को लेकर भारत में मानसून के रूप में एंट्री कर जाती है। इसका ठीक उलट क्या होता है, एल नीनो। एल नीनो में जो पेरू का तट है इसके निकट यदि तापमान आपका अधिक हो जाता है तो भैया आपका प्रेशर क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, मतलब कि लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है बनिस्पत इसके कंपैरिजन में। तो हाई प्रेशर से आप देखेंगे कि ये करंट कहाँ की तरफ बह रहा है भैया, लो प्रेशर की तरफ बह रहा है। तो यह जो ताकत होती है ना दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों को धकेलने की, वो बढ़ गई, दो जगह बढ़ गई, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की ताकत होती है मानसून को ले जाने के लिए, मतलब आर्द्रता को ले जाने के लिए, वह कमज़ोर हो जाती है। क्लियर है ना? ये आपको टेम्परेचर इन दोनों डायग्राम से क्लियर भी हो रहा होगा। ये अल नीनो इफेक्ट है, ये कंडीशन भी आप देखो, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, ये वार्म वाटर का मूवमेंट किधर की तरफ हो गया, यहाँ पर हो गया। क्यों हो गया? और जैसे ही यहाँ पर क्या हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपके लो प्रेशर हो गया और यहाँ पर आपके हाई प्रेशर हो गया। दिख रहा है ना? लो प्रेशर होने की वजह से क्या हुआ, लो प्रेशर क्यों हुआ, क्योंकि भैया वार्म वाटर था। क्लियर है ना? सेम इफेक्ट नीचे हो रहा है और इसकी वजह से आपके भारत में मानसून की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। पेरू की लोकेशन देख लिया आपने, ला नीनो अल नीनो इफेक्ट देख लिया आपने, और कैसे काम करता है ये भी देख लिया। जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली है बस वो लिख लेना, उससे आपको विषय ध्यान में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा व्योमकेश बख्शी बनने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना ज्योग्राफी ऑप्शन सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको इतना ही समझना। जैसे हमारे राजस्थान के पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 नंबर का ये प्रश्न आया था ला नीनो अल नीनो के ऊपर। इसी तरीके से स्टेट पीसीएस में भी इनके ऊपर 2 नंबर के यदि आपके प्रश्न आते हैं छोटे, तो प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ये डेफिनेशन जरूर लिख लेना। और हमारे डेफिनेशन में देख लो भैया, जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, अल नीनो ये ठंडी पेरू जल धारा होता है, इसके स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जल धारा के विकास को अल नीनो का नाम दिया है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। बच्चा इसलिए बोलते हैं कि भैया ये धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। अल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। समझ गए? अगला पॉइंट देखते हैं, मानसून का आगमन एवं वापसी। देखो जो किसान होते हैं ना, वो बहुत तगड़े मौसम विज्ञानी होते हैं। वो तुरंत हवा की चाल, हवा की खुशबू, वायुमंडल का प्रभाव देख के बता देते हैं किस प्रकार का मौसम होने वाला है। ये बोल रहे हैं मानसून पवनें नियमित नहीं होती। देखो यदि आपके यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा आ जाए एग्जाम में कि मानसून पवनें नियमित होती हैं, नियमित पवनें होती हैं, तो गलत कर देना। क्यों होती हैं ये भी आप जानते हैं कि 6 माह तो दक्षिण पूर्वी मानसून के रूप में पवनें भारत में प्रवेश करती है और उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के रूप में वापस उल्टी लौटती हैं। तो इसका मतलब इनकी दिशा एक जैसी नहीं होती, इसलिए ये पवनें कैसी हैं, नियमित नहीं है। आगे देख लीजिए भैया, मानसून का समय जून से आरंभ होकर मध्य सितंबर तक रहता है, 100 से 120 दिनों के बीच होता है। एक परिघटना होती है मानसून प्रस्फोट, मानसून फटना। जैसे हमारे भारत में मानसूनी पवनें एंटर करती हैं तो उस समय क्या होती है, जो सामान्य बारिश से एकदम से अपने पश्चिमी तट पर वर्षा बहुत बढ़ जाती है, और एकदम से बढ़ने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, मानसून प्रस्फोट बोलते हैं। जैसे मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है ना। वो सामान्य नहीं, एकदम से वर्षा तेज होती है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है, उसके बाद 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और एक बंगाल खाड़ी की शाखा।
देखो हमने देखा था ना, ये यहाँ से एंटर हुआ, एंटर होने के बाद एक तो ये बन गई शाखा, एक इसकी शाखा ये बन गई। तो यहाँ से जो एंटर हो रहा है भारत में, इसको तो बोलते हैं हम अरब सागर की मानसून की शाखा। और ये बंगाल की खाड़ी से होके आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। मतलब एक और दो, मतलब दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई में प्रवेश करती है। ये एक बार पढ़ लेना, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। ये भी देख लो, कई बार ये भी स्टेटमेंट में प्रश्न आ जाए तो आपको ये लाइन समझ में आनी चाहिए। देखो ये यहाँ पर टर्न क्यों कर रही है ये समझो। आप सभी जानते हो यहाँ पर हमारे हिमालय पर्वतमाला श्रृंखला है, और इसी पर्वतमाला श्रृंखला की वजह से ये जो पवनें यहाँ से टकराकर अपने गंगा की मैदान की तरफ मुड़ जाती हैं। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में आके मिल जाती हैं। मतलब गंगा के मैदान पे आकर हमारे अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे दोनों आके मिल जाती हैं। तो ये स्थान कौन सा हो गया? गंगा के मैदान का उत्तर पश्चिम भाग। यदि एग्जाम में स्टेटमेंट में आ जाए कि गंगा का मैदान का उत्तर पश्चिम भाग पर अरब सागर शाखा मानसून की और बंगाल की खाड़ी की शाखा आके मिलती है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों कि ये स्टेटमेंट आप जानते हो, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर घर आके देखते ही आप तुरंत बता भी दोगे कि भैया ये तो मुझे आता था, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो उसमें कई बार स्टेटमेंट में गलती हो जाती है। इसलिए एक दो बार पढ़ लेना, समझ लेना, कि आपको दिक्कत ही नहीं आए कि एक बार स्टेटमेंट पढ़ो और आपको आंसर ध्यान में आ जाए। अगला देख लो भैया, मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसून की वापसी हो जाती है। देखो यदि आपके इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, चार ऑप्शन आपको दे दिए कि बताओ मानसून की वापसी किस माह में होती है। एक आ जाएगा भैया दिसंबर के अंत में, एक आ जाएगा दिसंबर के प्रारंभ में, एक आ जाएगा जनवरी के प्रारंभ में, एक आ जाएगा अक्टूबर के अंत में या नवंबर के अंत में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पूर्ण रूप से यदि हम मानसून की वापसी बोलते हैं कि अब भारत में मानसून की जो स्थितियाँ थी वो समाप्त हो चुकी हैं, तो वो कब की होती है भैया? दिसंबर के प्रारंभ तक, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक देश के शेष भाग से भी मानसून की वापसी पूर्णतः हो जाती है। ठीक है, वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में आ जाता है। जैसे शीत ऋतु का प्रभाव बढ़ता रहता है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर जनवरी के प्रथम सप्ताह के बीच में मानसून की वापसी हो जाती है। अब ऋतुएं देख लें भैया। देखो ऋतुएं तो सामान्यतः आप सब जानते होंगे कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। मुख्यतः हमारी चार ऋतुएं होती हैं भारत में। आप चारों ऋतुओं को पहचानते हैं। एक शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद कौन सी आती है? वर्षा की ऋतु आती है। और चौथी हो गई हमारी शरद ऋतु। शीत ऋतु उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होती है। जैसे हमारे अब इस समय कौन सी ऋतु चल रही है? शीत ऋतु चल रही है। कुल मिला के बात है भैया, देखो शीत ऋतु जब आती है तो हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में तो सर्दी खूब पड़ती है, लेकिन चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि भैया समुद्र के पास होता है, ये बता रखी है। और इसी ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। क्लियर है? किस ऋतु में? शीत ऋतु में। और इसीलिए अधिकतर भाग में आपको शुष्क मौसम होता है। देखो अब ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, यदि स्थल से समुद्र की ओर पवनें बह रही हैं तो भैया मौसम कैसा होगा? शुष्क ही होगा, क्योंकि वो स्थल से तो आर्द्रता ले ही नहीं सकती। हाँ, समुद्र से यदि स्थल की ओर पवनें बहती हैं तो आपका कैसा मौसम रहेगा? आर्द्रता वाला मौसम रहेगा। लेकिन ये पवनें क्या है भैया? वापस लौटती हैं तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हुई कुछ मात्रा में तमिलनाडु के तट पर वर्षा करते हैं। प्रश्न खूब आता है कि निम्न आपको 4 राज्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा भैया शीत ऋतु में किस राज्य में वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ वे पवनें समुद्र से स्थल की ओर चल रही है। समुद्र कौन सा? आपका बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेते हुए तमिलनाडु पर जल छोड़ते चले जाती है।
मेरे प्यारे दोस्तों, शीत ऋतु में उत्तर मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यदि आपसे ऑप्शन पूछ लिया जाए कि बताइए इनमें से कौन सा विशेष लक्षण शीत ऋतु का है, तो उनमें से एक लक्षण क्या है भैया, चक्रवाती विक्षोभ का। समझ गए, उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में। अब देखो ये उत्तरी जो मैदान है, अब इसमें इन्होंने क्या बोला, उत्तरी मैदान में पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में, गुजरात के कच्छ के तट पर, महाराष्ट्र के तटों पर आपको ये शीत ऋतु में चक्रवाती विक्षोभ देखने को मिलते हैं। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होता है। देखो भूमध्य सागर है ना, वहाँ भी खूब ठंड पड़ती है, समझ गए। वहाँ से थोड़ा कम दाब वाली ये प्रणाली उत्पन्न होती है जो पश्चिमी पवनों को भारत के अंदर लेके आती है और वहाँ भारत में सर्दियों में बरसात करती है। देखो सर्दियों में ये बरसात होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं। और ये हमारी गेहूँ की फसल, सरसों की फसलों के लिए बहुत लाभदायक होता है ना। शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है, पर्वतों पर हिमपात होता है जिसकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। स्थानीय तौर पर इसको हम मावट कहते हैं, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत उपयोगी होती है। और प्रायद्वीपीय भागों में क्या होता है, शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। प्रायद्वीपीय नीचे वाला जो पार्ट है, ट्राइंगल वाला, क्यों रहती है, क्योंकि भैया वहाँ पर समुद्री पवनों का प्रभाव रहता है, जिसके वहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। इसी में एक अगली परिघटना होती है भैया, लू। हमारे राजस्थान में लू बड़ी चलती है। ये ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती है। देखो पश्चिमी यूपी, अपने हरियाणा और आप राजस्थान में और गुजरात के कच्छ वाले पार्ट में लू चलती है। कहाँ, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। समझ गए, कब चलेगी लू, ग्रीष्म काल में चलेगी। क्या होती है लू में, धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें चलती है। और हमारे राजस्थान में तो आप पश्चिमी राजस्थान में चल जाओगे तो शाम को भी आपको ऐसी गर्म गर्म हवा मिलेगी। लू अगर जब चलती है तो बोला कि साहब अब तो अंधेरा हो गया, अब भी इतनी गर्म हवा चल रही है। चलो 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 आगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मानसून पूर्व मतलब ग्रीष्म ऋतु के बाद मानसून आने से पहले मानसून पूर्व बारिश होती है। कहाँ पर, जैसे पश्चिम बंगाल में होती है। और कौन सा महीना जाता है, वैशाख महीना आता है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में जो मानसून पूर्व की वर्षा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, काल वैशाखी बोलते हैं। समझ गए, क्या बोलते हैं, काल वैशाखी बोलते हैं। इसी तरह की परिघटना ग्रीष्म ऋतु के अंत में, मतलब कि मानसून पूर्व यह एक वर्षा होती है, आम्र वर्षा। ये भी क्या है, मानसून पूर्व की वर्षा है। और ये आम्र वर्षा कहाँ होती है, कर्नाटक में और केरल में। इसको आम्र वर्षा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आम इससे जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा बोलते हैं। काल वैशाखी कहाँ की हो गई, वेस्ट बंगाल की हो गई। आम्र वर्षा, आमों की वर्षा कहाँ पर होगी, क से कर्नाटक और क से केरल। क्यों होती है आम्र वर्षा, नाम क्यों दिया, आम्र वर्षा नाम इसलिए दिया कि इससे आम जल्दी पक जाते हैं। काल वैशाखी याद हो जाएगी ना, वैशाख का काल, समझ गए ना। वैशाख महीने में पश्चिम बंगाल में मानसून पूर्व की वर्षा को क्या बोलते हैं, काल वैशाखी बोलते हैं। लो साहब, वर्षा का आगमन हो गया। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होती है। निम्न दाब की अवस्था बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भारत में आकर्षित होती हैं और भैया आर्द्रता लेके आती है और भारत में वर्षा कर देती हैं। देखो मित्रों, मानसून के आगमन का ये जो चित्र दे रखा है, इसको भी देख लेना। कई बार यूपीएससी ऐसा चित्र दे देती है और पूछ लेती है कि बताओ इस माह में कहाँ पर, तारीख दे दी कि और माह पूछ ले कि बताओ कौन से एरिया में इस समय मानसून का आगमन हो रहा है। जैसे 1 जून का ये हो रहा है, ये आपका 5 जून, 10 जून, ये 5 जून से 1 जून की तरफ हो रही है। ये 15 जून जुलाई में यहाँ पहुँच गई, ये 15 जुलाई में यहाँ पहुँच गई। तो इसका विशेष ध्यान रखना। और ये आपका 5 से 15 जून के बीच में अपने उत्तरी यूपी के आसपास का जो एरिया वो आ जाएगा। इसको मैप को देख लेना, एक बार इसकी तारीख देख लेना और किस किस तारीख में किस प्रकार से हमारे मानसून भारत में एंटर होता है। जैसे ये हो रहा है, कौन कौन से एरिया, कितने एरिया को किस तारीख तक कवर कर लेता है, इसको एक बार अवश्य देख लेना। हमने जो मानसून के भी कारण समझे थे, वही कारण इसमें थोड़े से बता रखेंगे। कारण जो हमने मानसून के कारण समझे थे उससे ही संबंधित इसमें तथ्य बता रखे हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, मानसून का आगमन स्टार्ट हो गया, दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं और ये जो पवनें तीव्र होती हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती हैं। जैसे अपना स्टेटमेंट आ जाए कि बताओ मानसून की जो पवनें होती हैं कितने किलोमीटर की स्पीड से, औसत वेग से भारत में प्रवेश करती हैं, तो आप बता सकते हो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती है। और हमारे देश का जो सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। देखो इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि वो मैप देख लेना, कौन से माह में कहाँ कहाँ पर मानसूनी पवनें पहुंच रही है।
तो आप ध्यान करना कि उत्तर पूर्वी भारत में आप देखोगे तो मानसूनी पवनें लेट पहुंच रही हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। पश्चिमी घाट की अपनी पवन अभिमुख भाग की बात हुई थी कि पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों पर भारी बारिश होती है और पवन विमुख भाग पर सूखा पड़ता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ कि इस मौसम में सबसे अधिकतर वर्षा देश में किस भाग पर होती है, तो उत्तर पूर्वी भाग में होती है। और आप सभी जानते हो खासी पहाड़ी पर दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त होती है। मासिनराम मेघालय में है और कौन सी पहाड़ी पे? खासी पहाड़ी पे। देखो 3 पहाड़ी है वहाँ पे, गारो, खासी, जयंतिया। तो मध्य की जो खासी पहाड़ी है इसी पर मासिनराम स्थित है और यहाँ पर औसत सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व की। क्लियर? गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अब जैसे जैसे क्या है, पूर्व मतलब कि मेघालय, मिजोरम, आसाम होती जब ये पवनें चलती हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और जैसे जैसे हमारे पश्चिम मतलब राजस्थान तक पहुंचती हैं मानसूनी पवनें तो वर्षा की मात्रा और कम हो जाती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट में ये प्रश्न आ जाते हैं। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा का विराम। वर्षा के विराम से केवल इतना सा तात्पर्य भैया कि 2 वर्षा के बीच में अंतराल सा होता है। बोले यार अब तो कई दिन हो गए बारिश ही नहीं हो रही, तो इसको हम मानसून में वर्षा में विराम या वर्षा का विराम बोलते हैं। और देखिए अगला आता है फिर मानसून की वापसी। देखो मैं अब जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पे एम्फेसिस कर रहा हूँ। बस आपका काम तो इतना ही, और बाकी जो चीज़ बड़ी है उनको आप रीडिंग कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो जहाँ दिक्कत हो तो मुझे बता देना, अगले लेक्चर में उसको और क्लियर कर लेंगे। क्या है कि नवीन विद्यार्थी हो सकता है कि कुछ उनको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा झोलझाल लगे कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो जाता, तो मुझसे पूछ लेना। मानसून की वापसी मतलब परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर में आप देखते हैं दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। मतलब कि जो लो प्रेशर एरिया हमारे नॉर्दर्न इंडिया में था, अब सूरज जी कहाँ चले गए? अपनी गति करते हुए चले गए भैया दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी ज़्यादा होगी तो दक्षिणी गोलार्ध तो बन जाएगा हाई प्रेशर और हमारे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ऊर्जा कम मिलेगी, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे भैया, अब यहाँ पर क्या हो गया? लो प्रेशर कमजोर हो गया। अब यहाँ पर लो प्रेशर नहीं रहा, अब अपने ऊपर हाई प्रेशर बनने लग जाएगा। इस समय क्या होगा? मानसून की वापसी स्टार्ट हो जाएगी। अक्टूबर या नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। देखो क्या होता है, जैसे ही मानसून कम होता है सर्दियां स्टार्ट होने लगती है ना, तो आपको दिखेगा एक तो आपका आसमान बिल्कुल साफ हो गया। कारण क्या है? बादल ही नहीं रहे, समझ गए ना? तो एक तो आसमान साफ हो जाता है और एकदम से गर्मी बढ़ जाती है। समझ गए ना? एकदम से गर्मी बढ़ेगी, फिर एकदम से आपकी सर्दियां का आभास होना स्टार्ट हो जाएगा दिवाली के आसपास। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें कैसी होती हैं? ठंडी एवं सुहावनी होने लग जाती है। अच्छा, इस दौरान आपको बड़ी आर्द्रता भी, चिपचिपाहट वाला मौसम भी महसूस होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्वार की उमस बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना और देख लो, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाता है और ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। इसमें बड़े चक्रवात आते हैं। आपको ध्यान है ना, अभी 2-3 माह में कितने चक्रवात आए हैं। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नवंबर के महीने में देखो क्या होता है, ईस्ट वेस्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। क्लियर है? अब देखो क्या कह रहे हैं, ये उत्तर पश्चिम भारत में, ये हो गया हमारा नॉर्थ और वेस्ट। यहां पर पहले जो लो प्रेशर था ये अब कहां पर चले जाता है भैया? लो प्रेशर अब यहां पर लो प्रेशर हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ ठंड बढ़ने लग जाती है ना, तो यहाँ पर हाई प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे हाई प्रेशर होने जाता है, लो प्रेशर कम होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है भैया, अभी भी देखो समुद्र के पास है ना, तो यहाँ पर एकदम से इतनी ठंड नहीं पड़ती जिसकी वजह से हाई प्रेशर बन जाए। यहाँ अभी भी ना लो प्रेशर बना हुआ रहता है और लो प्रेशर बना हुआ होने की वजह से देखो क्या होता है, यहाँ पर चक्रवात बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? और ये सामान्यतः कहाँ होते हैं? यहाँ हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है यहाँ से ये चक्रवात स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना? और ये हमारे पूर्वी तट को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? जबरदस्त नुकसान हो जाता है। खूब भारी, व्यापक और भारी वर्षा होती है। अभी हुआ है, समझिए ना, इसी माह में एक चक्रवात आके गया है। देखो मौसमी वर्षा बता रखी है
जून से सितंबर की, इसको भी एक बार अवश्य देख लेना ना कि भैया कौन कौन से एरिया में कितनी कितनी वर्षा हो रही है। शांत मन से बैठ के केवल इसको स्टडी कर लेना, क्योंकि अगर मैप वाले आपको प्री में प्रश्न दे देते हैं तो सामान्यतः यहीं से बड़े अच्छे प्रश्न उठ के आ जाते हैं। आपको केवल ये एरिया दे देंगे इतना सा और बोल देंगे भैया ये जो भारत का क्षेत्र है यहाँ पर सामान्यतः कितनी औसत वर्षा होती है। हल्का सा आपको ध्यान रहेगा ना, तो ध्यान आ जाएगा भैया 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। समझ गए? आपको इतना सा एरिया दे दिया और आपसे पूछा कि भैया बताओ वेस्टर्न घाट वाला कि भारत में यह है जो क्षेत्र है यहाँ पर सामान्यतः कितनी औसत वर्षा होती है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा भैया यहाँ पे तो 400 से सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और ये केवल एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? देखो अभी जो हम बात कर रहे थे नवंबर माह में पूर्वी चक्रवात होगी, मतलब पूर्वी तट पे चक्रवात आते थे, उसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। एक छोटा सा काम मेरे मित्रों करना, ये जो कोरोमंडल तट है ये कहाँ पर अवस्थित है ये देख लेना। आज एक छोटा सा होमवर्क और कर लेना, ये जब चैप्टर आप करो तो लास्ट में ये जो हमारी तट रेखा है ना, इसमें देखना भैया यहाँ से लेके यहाँ तक तट कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक तट कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक तट कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक तट कौन सा है, ये तट कौन सा कहलाता है और ये तट कौन सा कहलाता है और ये तट कौन सा कहलाता है, ये नाम लिख लेना। हमारे आरएस में मेंस में प्रश्न आया था तटों के बारे में, सीधा बड़ा सिंपल सा तट था कि भारत के तटीय जो क्षेत्र हैं उनके नाम बता दीजिए। समझ गए ना, मतलब तटों के नाम बता दीजिए, पूर्व के और पश्चिम तट के, इनका विभाजन बताना था। बड़ा सरल प्रश्न था 9वीं 10वीं का। इस प्रकार के प्रश्न में आपको ध्यान में रहने चाहिए। कोरोमंडल तट, आप मुझे बताएंगे कि कोरोमंडल तट किस राज्य पर अवस्थित है। वर्षा का वितरण वाला मैप हमने देख लिया। देखो मानसून एकता का परिचय है, इसको एक बार अवश्य पढ़ लेना, कई बार आपके ऐसे में कहीं पर इसको डालने में आसानी होगी कि आपके देखो वर्षा की वजह से पूरी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी दिनचर्या और हमारी सामाजिक संबंध कैसे प्रभावित होते हैं, वो सारे इसके बारे में बड़ा सटीक और बड़ा थोड़ा और अच्छे में बता रखा है कि ये मानसून संपूर्ण देश को एक सूत्र में कैसे बांधते हैं। यदि आपके ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि ये बताइए मानसून देश को एक सूत्र में कैसे बांधता है, तो आपके पास पॉइंट आ जाएंगे, समझ आ जाएगी कि भैया ये पूछना क्या चाहता है, जबकि आप जानते हैं इसका आंसर। एक बार इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको विषय ध्यान में आ जाएगा। अभ्यास के प्रश्न एक बार अवश्य देख लेना ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। देखो ये जो प्रश्न है इनको एक बार अवश्य देख लेना, और ये जो मानचित्र कौशल है, ये परियोजना कार्य है, इनको भी एक बार अवश्य पढ़ लेना। क्या होगा, ये सारा चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएगा। क्या आपके सारा चैप्टर ये रिवाइज हो जाएगा। और ये तालिका भी मेरे प्यारे दोस्तों एक बार बस 10-5 मिनट लगेंगे, इसको भी बैठ के एक बार देख लेना। तो मोटा मोटा हमने 9वीं का ये बड़ा भारी सा चैप्टर था, इसको हमने निपटा लिया। इसको एक बार 2 बार अवश्य पढ़ लेना। और देखो जो 10वीं और 12वीं का 11वीं और 12वीं का मैं आपके साथ पढ़वाऊंगा, तो इसको बड़े सीक्वेंस में लेके चल के इसकी बाकी सारी चीज़ें भी अपन नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, 1-2 पन्ने में इसके जो की फैक्ट्स हैं उनको लिख लेना और 3 पेज छोड़ देना। 3 पेज का मतलब हो गया आगे पीछे के 6 पन्ने छोड़ देना। क्यों? जब 11वीं 12वीं में हम पढ़ेंगे तो मानसून में हम कुछ चीज़ें लिखेंगे, कुछ डायग्राम बनाएंगे, तो वहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारे फुल नोट्स बनते चले जाएंगे। समझ गए? चलिए आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। और विक्की और अन्य कई विद्यार्थी बड़े परेशान हो रहे हैं। अब हम फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश व्यापार को स्टार्ट करेंगे। शुभ रात्रि मेरे दोस्तों।